बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली वो है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो इसमें हम जो है ना 6 लॉज डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, या इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सेकंड नंबर पे जो हमने डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दूसरा इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड नंबर पे जो हमने डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ नंबर पे जो हमने डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और नंबर फिफ्थ पे जो हमने डिस्कस करना है वो है गैलुसेक लॉ। और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे एवोगाड्रोस लॉ और एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अच्छा जी, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट, मतलब महफूज होना किसी चीज़ का, मुस्तकिल रहना, महफूज रहना। मास का मतलब इसमें क्या होता है? मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोस्टली हम किस में लेते हैं? ज़्यादातर हम इसको लेते हैं मोल्स में। इसके अलावा इसी मैटर को आप ग्राम्स में भी ले सकते हो, किसी भी चीज़ में आप लें। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता क्या है? अब हम इसकी जरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे पहले इसको किसने रिप्रेजेंट किया था? एंटोने लिवाइजे ने। एंटोने लिवाइजे। एंटोने लिवाइजे ने इसको कब रिप्रेजेंट किया था? इसने इसको पेश किया था 1789 में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ के मुताबिक मास और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये ला क्या कहता है बेसिकली? ये ला कहता है कि मैटर को या मास को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो शक्ल है, उसको एक से दूसरी स्टेट में आप चेंज कर सकते हैं, वन टू अदर। लेकिन मैटर की जो स्टेट है, उस स्टेट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। कैसे? इसको भी हम समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन समझ लें। डेफिनेशन या एंटोनी लिवाइजे ने इसको पेश किया था इस लॉ को 1789 में। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि मास को या मैटर को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो फॉर्म है उसको हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। इसकी एक दूसरी भी डेफिनेशन है, वो भी आप लिख लें, फिर इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इन अ केमिकल reaction remains constant। यानी जो आप केमिकल रिएक्शन ले रहे हो ना, उसमें जो आप टोटल अमाउंट ऑफ मैटर लोगे, ये जो टोटल अमाउंट ऑफ मैटर है ये आपके पास दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। किस फॉर्म में? दो फॉर्म में। इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, आगे वही फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। दूसरे लफ्ज़ में ये ला क्या कहना चाहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की तादाद किसके बराबर हो जाएगी? प्रोडक्ट के। इस तादाद से क्या मुराद है? उसकी क्वांटिटी, जो उसकी हम क्वांटिटी ऑफ मैटर लेंगे, जितने मतलब हम रिएक्टेंट लेंगे। लेट्स सपोज आप ले रहे हो रिएक्टेंट ले रहे हो 10 ग्राम, तो प्रोडक्ट भी आपको असूलन कितने हासिल होंगे? 10 ग्राम। इसको फिर हम एग्जांपल से भी समझते हैं। दोबारा सुन लें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की दूसरी क्या डेफिनेशन है? टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इन अ केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मैटर की टोटल अमाउंट है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। लेट्स सपोज अगर आपके पास 10 ग्राम रिएक्टेंट है, तो अगर वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे तो वो भी आपको कितने हासिल होंगे? 10 ग्राम। अब इसके हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास है हाइड्रोजन गैसियस फार्म में है, ये हमारे पास है ऑक्सीजन, ये भी हमारे पास किस फार्म में है, गैसियस फार्म में है। अच्छा जी, O2 बदले में आपको क्या हासिल होगा, वाटर। क्या हासिल होगा जी, वाटर। इसको ज़रा बैलेंस कर लें इक्वेशन को, H2 + O2 = 2H2, ये आपका 2H2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 है। अब इधर देख लें, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मुस्लिम लेते हैं 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम। अब इधर आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, यानी एक हाइड्रोजन जो होता है ना, इसका जो हम मास लेते हैं वो ऑलमोस्ट लेते हैं 1 ग्राम। अब इस अगर 2 को मैं रिमूव कर दूँ, ये क्या लिखा हुआ है H2 से मुराद है 1 ग्राम, दूसरा भी उसमें ऐड हो जाएगा। जब हम उसको बैलेंस करेंगे उस केमिकल इक्वेशन को, तो आपके साथ इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं। तो इधर फिर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू 1 + 1 2 ग्राम, ये जो खाली हमने H2 लिया था। अब ये है आपके पास 2H2, ये 2H2 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 ग्राम। ये जो H2 की वैल्यू है ये आपके पास क्या हो जाएगी 4 ग्राम। अच्छा इधर देख लें, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आपके पास क्या होता है 16, तो आपके पास है O2 मॉलिक्यूल, इसका जो टोटल उसके पास मॉलिक्यूलर मास में हासिल होगा 32 ग्राम। इस G और इस G में फ़र्क है, ये G रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ मैटर को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ मैटर। अच्छा, और ये वाला जो G है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ मैटर। ये फ़र्क है जी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट ऑफ मैटर को, कि जो मैटर जो आप ले रहे हो वो आया कि गैसियस फार्म में ले रहे हो, सॉलिड फार्म में या लिक्विड फार्म में। ये जो ग्राम मैंने लिखा है ना, ये अमाउंट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करे कि हम क्वांटिटी किस में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं या मोल में ले रहे हैं। 4 ग्राम ये 32 ग्राम आपके पास क्या हो जाएगी ऑक्सीजन। आगे देखें, इसमें अब आपके पास है 2H2O, अगर हम खाली H2O की बात करें तो इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, H2 एक हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो ये आपका हो जाएगा 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन, आपका पास कितना आंसर इसका आएगा 16, 16 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 18, कितना हो जाएगा जी 18। कितने आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल ऑब्टेन होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के तहत, 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 36, आंसर क्या आएगा जी 36। मतलब रिएक्टेंट में आपके ये 4 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएंगे, 32 ग्राम आपके क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन, तो इनकी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 36 ग्राम। प्रोडक्ट में आपको जो वाटर हासिल हुआ है उसकी अमाउंट भी कितनी हो जाएगी 36 ग्राम। तो इससे ये साबित हुआ है कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसमें जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की जितनी क्वांटिटी है वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में, बशर्ते कि उसमें कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो। इसमें आप हेडिंग देंगे नो साइड रिएक्शन, नो साइड रिएक्शन। एक तो ये कि उसमें कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा। साइड रिएक्शन से क्या मुराद होता है कि आपको मुतलका प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरी चीज़ ना मिल जाए एक्स्ट्रा, जस्ट आपको मुतलका प्रोडक्ट ही मिले, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना मिले, कोई फालतू की कोई चीज़ ना मिले, मतलब कोई साइड रिएक्शन ना हो। तो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इसमें फिर आप क्या अप्लाई करोगे, नो इम्प्योरिटीज़। अब बाज़ का क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी रिएक्टेंट की टोटल अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक तो उसमें साइड रिएक्शन ना हो जो आप केमिकल रिएक्शन ले रहे हो, यानी अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या है, नो साइड रिएक्शन, सेकेंड कंडीशन क्या है, नो इम्प्योरिटीज़। तो इसको फिर हम मज़ीद एक और एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये तो थी एक सिंपल एग्जांपल, इसका अब हम थोड़ा लेट्स सपोज वो आपको क्वेश्चन दे देता है कि हमने ले लिया 2 ग्राम मीथेन और इसकी हमने किया कंबस्चन। 2 ग्राम मीथेन लेने के बाद उसकी हमने क्या कर दिया, कंबस्चन। अब कंबस्चन के नतीजे में वो जो मीथेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और बदले में हीट इवाल्व होगी। अब क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 ग्राम हमने मीथेन ली, उसकी हमने क्या करवाई, कंबस्चन करवाई। कंबस्चन करवाने के बाद ओवरऑल जो हमें प्रोडक्ट हासिल हुआ है उसकी वैल्यू है 10 ग्राम। उसने हमें ये नहीं बताया इस 10 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी वैल्यू है और वाटर की कितनी वैल्यू है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
जस्टिफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। यानी उसने लेट्स सपोज आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया, इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली वो पूछ लेता है कि 2 ग्राम, लेट्स सपोज 2 ग्राम की बजाय 4 ग्राम, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। जस्ट हम सपोज कर रहे हैं 2 ग्राम हमारे पास मीथेन है CH4, उसकी हमने किया कंबस्चन, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने उसको जलाया, तो बदले में वही जो मीथेन है आपको क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसने किया है मीथेन की जो है ना आपको वैल्यू दे दिए 2 ग्राम। अब वो जब कंबस्चन करेगी, कंबस्चन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी उसके साथ। तो उसने ऑक्सीजन की वैल्यू आपको नहीं बताई और आपको ओवरऑल प्रोडक्ट की वैल्यू बता दिए 10 ग्राम। अब ये तो ज़ाहिरन कन्फर्म बात है कि रिएक्टेंट आपके पास हैं 2 ग्राम, प्रोडक्ट आपके पास कितने हैं 10 ग्राम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपके पास जो ऑक्सीजन की वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 8 ग्राम। लेकिन इसको हमने प्रैक्टिकली प्रूफ करना है कि कैसे 8 ग्राम ये वैल्यू आएगी। इसके बाद जब हम इसको प्रूफ कर लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस हद तक ठीक है। अब देखें इसको, उसने आपको कहा क्या है, ये उसने ले लिया मीथेन, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको क्या कर दिया है, जलाया, बर्न किया। तो बदले में क्या होगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस आपको क्या हासिल होगी, हीट हासिल होगी। उसने आपको क्या कहा है, अब देखिए सबसे पहले आप इसको, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लें, फिर जो उसने कंडीशंस अप्लाई किए फिर हम उसको देख लेते हैं। अब देखें, एक कार्बन रिएक्टेंट में कितने कार्बन है आपके पास, इधर आप लिख लें रिएक्टेंट और इधर आप लिख लें प्रोडक्ट। हमारे पास बैलेंस करने का तरीका, और हाइड्रोजन सबसे पहले देखो रिएक्टेंट में कितने हैं और आगे देखो प्रोडक्ट में कितने। तीसरी आपके पास कौन सी वैल्यू है, ऑक्सीजन। सबसे पहले देखो रिएक्टेंट में कितने हैं, आगे देखो प्रोडक्ट में कितने हैं। ये देखें, ये आपको बैलेंस करने का तरीका भी इसमें आ जाएगा। रिएक्टेंट में कितने कार्बन है आपके पास, 1। रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 1। प्रोडक्ट में भी कितने कार्बन है, 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में कार्बन आपके पास क्या है, बैलेंस है। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है, हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 4। कितने हाइड्रोजन है, 4। प्रोडक्ट में देखें ये H2O लिखा हुआ है, ये H2O, तो इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2। अब हमने करना क्या है, स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू के इक्वल करना है। क्या करना है, स्मॉल वैल्यू जो आपके पास गिवन है, चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे वो प्रोडक्ट की हो, उसको हमने किसके इक्वल करना है, लार्ज वैल्यू के। किसके इक्वल करना है, लार्ज वैल्यू के। स्मॉल वैल्यू आपके पास लेट्स सपोज क्या है, 2, और ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोडक्ट को। लार्ज वैल्यू आपके पास क्या है, 4, और ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिएक्टेंट को। तो स्मॉल वैल्यू 2 को आपने किसको इक्वल करना है, 4 को। तो प्रोडक्ट के अंदर जो हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है ना, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट के अंदर आपके पास जो हाइड्रोजन है, तो वो आपके पास जो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में थी ना, वो उसके इक्वल हो जाएगी। इस तरह आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इसको हम यूँ लिख देते हैं 2H2O। अब दोबारा देख लें, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है आपके पास, रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट में भी कितने हाइड्रोजन आपको हासिल हो गए, 4 हाइड्रोजन। ये देखें केमिकल मतलब कार्बन भी आपके पास इक्वल हो गए, बैलेंस हो गए, और हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम आ रहे हैं ऑक्सीजन की जानिब। अब ऑक्सीजन में देखें, रिएक्टेंट में आपके पास कितने ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में आपके पास हैं 2 ऑक्सीजन। ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये 2 उसकी टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे ये इस तरह लिखा हो O2 या फिर ये लिखा हो 2O, इस दोनों से मुराद एक ही है, मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, इसको ज़रा देख लें। तो आपके पास ये जो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में कितने उसके वो हैं आपके पास, वो एटम है या उसकी जो क्वांटिटी है वो है 2, मतलब 2 हमने एटम ले लिए। अच्छा, प्रोडक्ट में देखें 2 ये हो गए और एक ये, दो ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये आपके पास हो गए वाटर वाले, मतलब आपके पास प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे, 4। अब हमने क्या करना है, वही सेम असूल, इस स्मॉल वैल्यू को किसके इक्वल करना है, लार्ज के। तो स्मॉल वैल्यू आपके पास रिएक्टेंट में क्या है, 2। कौन सी वैल्यू, ऑक्सीजन की। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको क्या कर लें, 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट में आपके पास ऑक्सीजन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी।
तो ये देखें, तो इस तरह तो आपके पास ये जो है ना केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब देखें इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से बेसिकली हमने क्वांटिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, ऑक्सीजन की। तो इधर देखें, अगर ये CH4 इसके साथ कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब ये 1 मोल है। तो इधर हम लिखेंगे 1 मोल CH4 कि 1 मोल CH4 कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑक्सीजन के। अब देखें आया कि उसने प्रैक्टिकली जो उसने आपको एग्जांपल दी उसमें आपको 1 मोल दिए हैं ये मीथेन के या कम दिए हैं, जरा इसको देख लें। उसने आपको वैल्यू क्या दी है मीथेन की, 2 ग्राम। तो आप सबसे पहले इसके क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। तो किस तरह निकालोगे, मोल का फार्मूला होता है जी मोल इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। अब इधर देख लें, मोल्स x हमने फाइंड आउट करने हैं, मैस कितना गिवन है मीथेन का 2 ग्राम। तो मैस में आप क्या पुट करोगे 2, मोलर मैस क्या होगा मीथेन का 12 कार्बन 4 आपके पास है हाइड्रोजन 16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/8। 8 को 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.125 मोल्स। मतलब आपको 1 मोल नहीं गिवन, 1 मोल नहीं गिवन, बल्कि आपको कितने मोल्स गिवन है 2 ग्राम के हिसाब से 0.125 मोल्स आपको क्या है गिवन है। तो इस हिसाब से अब ऑक्सीजन के मोल्स भी चेंज हो जाएंगे। तो 2 को 0.125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.25 मोल्स, किसके मोल्स, ऑक्सीजन के। अब देखें, अब ऑक्सीजन के उसने आपको मोल्स बता दिए हैं। अब ऑक्सीजन के मोल्स निकालने के बाद अब हम ऑक्सीजन के मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, अब देखें वही फार्मूला दोबारा, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। ऑक्सीजन के आपको मोल्स उसने कितने दे दिए हैं 0.25, कितने मोल्स दे दिए हैं 0.25। अब हमें मैस का नहीं पता, x ये हमें नहीं पता। मोलर मैस कितना होता है ऑक्सीजन का, ये देखें ऑक्सीजन आपके पास O2 लिखा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा जी 32। एक ऑक्सीजन होता है 16, आपके पास इसमें 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा 32। तो 32 को 0.25 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा जी 8। क्या आंसर आएगा जी 8। तो इससे अब आपको साबित हो गया कि 2 ग्राम आपके पास क्या थे मीथेन के मालिक, ये मीथेन के मालिक्यूल थे, और 8 ग्राम आपके पास क्या थी ऑक्सीजन। ये देखें 2 ग्राम आपके पास ये हो गए, 8 ग्राम आपके हो गए ऑक्सीजन के मालिक्यूल, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। और देखें प्रोडक्ट में भी उसने आपको क्या वैल्यू दी थी 10। तो इसका मतलब 10 ग्राम रिएक्टेंट के और 10 ग्राम किसके हो गए प्रोडक्ट के। ये देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो इतना तक आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो इसको उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो अगला अब हम देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दूसरा आपने इसका क्या नाम रखना है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अच्छा जी, ये लॉ क्या कहते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इस लॉ को किसने रिप्रेजेंट किया था, इसको रिप्रेजेंट किया था जी जोसेफ प्राउस्ट ने। ये भी फ्रेंच केमिस्ट था आपके पास। कब इसने इसको पेश किया था 1799 में। ये बहुत ही सिंपल लॉ है। ये लॉ क्या कहता है, irrespective of the source of compound, the constituents
एलिमेंट्स ऑफ दैट कंपाउंड आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाई मास। ये ला आपको क्या कहता है कि कंपाउंड को चाहे आप किसी भी ज़रिए से हासिल करें, चाहे वो आप उसको नेचुरल तरीके से उसको हासिल करें या ख़ुद उसको आप लैब में प्रिपेयर करें, उस कंपाउंड को बनाने वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो मैस होगा ना वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। उनका जो मैस होगा वो क्या रहेगा जी? फिक्स्ड रहेगा। इसको अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाटर है हमारे पास। अब ये वाटर चाहे आपका सी का हो या फिर आपका हो रिवर का हो, मतलब नेचुरल सोर्स हो, या इसी वाटर को आप लेट्स सपोज आप किस में प्रिपेयर करें? लैब के अंदर प्रिपेयर करें। तो ओवरऑल जो आपको वाटर हासिल होगा वो उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? H2O, और उसका मैस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको एक दूसरी भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है कार्बन और ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। आपको क्या हासिल हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेट्स सपोज हम किसी कंबस्शन एनालिसिस से हासिल करते हैं, सॉरी हम मीथेन की कंबस्शन से हासिल करते हैं। अगर इसमें देख लें अब क्या हासिल होगा आपको? CO2 प्लस H2O प्लस आपको क्या हासिल होगी? हीट। देखें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है ना, इसकी फार्मेशन का मेथड और है। इधर भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हो रही है, लेकिन इधर इसकी भी फार्मेशन का मेथड क्या है? और है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये भी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी क्या है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों के जो उनके बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, इसको बनाने वाले एलिमेंट क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। और इसके मिलने के नतीजे में आपको क्या हासिल होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 32। ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 44। तो इधर भी देख लें। अब हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे सोर्स से इसको क्या किया? प्रिपेयर किया। तो इसमें भी क्या होगा? कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो जाएगा। अब आपके पास क्या है? ऑक्सीजन 2, तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा? 32। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 44। यानी इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो आपने कंपाउंड लिया है वो आपने किस तरीके से हासिल किया है, चाहे आप उसको जिस तरीके से भी प्रिपेयर करें, उसको जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं ना, उसके जो मास की वो जो रेशियो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये भी लेट्स सपोज 44 ग्राम है आपके पास, ये भी आपके पास क्या है? 44 ग्राम। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को किसने पेश किया था? जॉन डाल्टन ने। किसने जी? जॉन डाल्टन। अच्छा जी, जॉन डाल्टन ने क्या किया था? अब इसकी डेफिनेशन से पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जॉन डाल्टन ने बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन करवाया और उसके नतीजे में उसको जो ऑब्जर्वेशन हासिल हुई वो देख लेते हैं। फर्स्ट उसने जब कार्बन और ऑक्सीजन को लेट्स सपोज उसने आपस में उसका रिएक्शन करवाया तो बदले में उसको हासिल हुआ कंपाउंड ए। इसी तरह दोबारा जब उसने उसको कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाया तो आपको क्या हासिल हुआ? कंपाउंड बी। उसने ऑब्ज़र्व क्या किया? उसने ऑब्ज़र्व किया ये जो कंपाउंड बी आपको हासिल हो रहा है, कौन सा? कंपाउंड बी, ये है ऑक्सीजन की दुगनी अमाउंट यूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन की दुगनी अमाउंट यूज़ कर रहा है एज़ कंपेयर टू ए, एज़ कंपेयर टू ए। अब देखें दुगनी अमाउंट से क्या मुराद हो जाएगा? इधर फिर आपके पास ये हो जाएगा 2O। ये देखें उसने बेसिकली दो एलिमेंट लिए, कार्बन और ऑक्सीजन। तो उसने देखा कार्बन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो फर्स्ट कंडीशन में उसको कंपाउंड ए हासिल हुआ और दूसरी कंडीशन में उसको जो कंपाउंड बी हासिल हुआ तो उसने ऑब्ज़र्व किया ये जो कंपाउंड बी था ये ए के मुकाबले में इस ऑक्सीजन की दुगनी अमाउंट यूज़ कर रहा था।
अब इसके दरमियान फ़र्क क्या होगा, अब ये देख लें। अब लेट्स सपोज ए को आप कह दें CO और इसको कह लें आप CO2, तो उसकी जो रेशियो में डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, ये देखें, कार्बन 1 ऑक्सीजन भी 1, इधर क्या होगा, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, ये स्मॉल होल नंबर, ये डिफरेंस आ रहा था। अब इसने इसी को एक दूसरे एग्जांपल से भी एक्सप्लेन किया। अब दूसरे एग्जांपल में उसने क्या लिया था, दूसरे एग्जांपल में उसने लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का उसने आपस में क्या करवाया, रिएक्शन करवाया। अब इसको ज़रा आप देख लें, तो हुआ क्या, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंपाउंड A, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंपाउंड B, 3 तरह से उसने रिएक्शन करवाया। ये देखें, अब इधर क्या हुआ, सेम, ये आपके पास है प्रोडक्ट A, ये ऑक्सीजन की जस्ट सिंगल अमाउंट यूज़ कर रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट B था दूसरे केस में, ये ऑक्सीजन की क्या कर रहा था, 2 टाइम्स उसकी जो है ना अमाउंट ले रहा था, 2 टाइम। अच्छा, आगे आपको क्या हासिल हुआ है, प्रोडक्ट C, ये भी B की निस्बत, किसकी निस्बत, B की निस्बत इस ऑक्सीजन की कौन सी वैल्यू ले रहा था, 2 टाइम। लेकिन अगर इसी C को हम A से कंपैरिजन करें, इसी C को हम किससे कंपैरिजन करें, A से, तो A वाले केस में देखें ऑक्सीजन सिंगल आपके पास O है, और C वाले केस में देखें ऑक्सीजन के साथ क्या लिखा हुआ है, 4O, मतलब इधर ये ऑक्सीजन कितनी वैल्यू यूज़ कर रहा, 4 टाइम्स, कार्बन ऑक्सीजन की कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहा है, 4 टाइम। तो उसने देखा था, तो इस रिएक्शन के नतीजे में उसने नतीजा निकाला कि स्मॉल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर रेशियो seemed to be work as a rule, कि वो जो स्मॉल होल नंबर रेशियो का डिफरेंस आ रहा था 2 टाइम्स 4 टाइम, वो एक कांस्टेंट वे से क्या हो रहा था, उसमें इंक्रीमेंट हो रही थी कांस्टेंट वे से, उसको उसने ला दिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसकी ज़रा वर्डिंग देख लें वो क्या थी, इससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। इसकी वर्डिंग थी, व्हेन 2 elements combine to form more than one compound, then the masses of one element combine with fixed mass of other element in a whole number ratio। इसको फिर एग्जांपल से आप ज़रा समझ लें। सबसे पहले उसने कहा था आपने लेने हैं 2 एलिमेंट्स, क्या लेने हैं जी, 2 एलिमेंट्स। अब इसको ज़रा समझ लें, मिसाल के तौर पर हम इसमें ले लेते हैं कार्बन, और सेकंड नंबर पे हम क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट्स आपने ले लेने हैं और उससे आपने क्या बना देने, कंपाउंड, और वो कंपाउंड हो एक से ज़्यादा, जिस तरह अभी हमने पीछे एग्जांपल में भी समझा। अब इसी चीज़ को देख लें, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन मोर देन 1 कंपाउंड, ये 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए और उन्होंने मोर देन 1 कंपाउंड आपको दे दिया। अच्छा जी, देन द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट। अब इधर देखें, कार्बन और कार्बन इन दोनों इक्वेशन में आपको इनका जो मास है ना वो फिक्स नज़र आएगा। वो मास क्या होगा जी, फिक्स्ड होगा। देन द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, यानी ये जो ऑक्सीजन का मास है ये फिक्स नहीं है ये,
देन दी मासेज ऑफ वन एलिमेंट, कौन सा वन एलिमेंट, ये ऑक्सीजन को आप ले लें, कंबाइन विद फिक्स्ड मासेज ऑफ अदर एलिमेंट, ये जो कार्बन है ये आपके पास इसका जो मास है ये क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड मासेज ऑफ अदर एलिमेंट इन अ स्मॉल होल नंबर रेशो। कैसे देखें, कार्बन के रेशो 1, ऑक्सीजन की 1, कार्बन के रेशो 1, ऑक्सीजन के रेशो क्या है 2, ये जो उसमें डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होल नंबर रेशो है। हाँ, और यही जो ये है ना, ये जो 1 है ये कभी भी 0.8 नहीं होगा, 0.9 भी नहीं होगा, 0.7 भी नहीं होगा। इस तरह ये जो 2 लिखा हुआ है ये भी कभी भी आपके पास 1.75 या लेट्स फॉर 1.50 etc, यानी ये कभी भी ये जो आपको रेशो हासिल हो रही है ना ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये हमेशा स्मॉल होल नंबर में होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। इस लॉ को उसने नाम दिया था जी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम अगला लॉ देख लेते हैं जी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इस लॉ को आप देख लें। ये लॉ क्या कहता है, ये बेसिकली जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है ना, इस लॉ में हमेशा आपने लेने हैं 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आपने लेने हैं, 3 एलिमेंट्स। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम कितने एलिमेंट्स लेते थे, 2 एलिमेंट्स। तो इधर आप कितने एलिमेंट्स लेंगे, 3 एलिमेंट्स। तो इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें। when 2 elements combine with third element independently, अलहदा से मतलब आपने इसको उसके साथ रिएक्शन करवाना है इंडिपेंडेंटली। और ये जो थर्ड एलिमेंट है ना, इसका आपने मास भी क्या लेना है, फिक्स्ड लेना है इंडिपेंडेंटली। देन द masses, then the mass ratio is small whole number in which they combine with third element as well as they combine themselves। इसको ज़रा समझ लीजिएगा। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि आपने लेने हैं 3 एलिमेंट्स। उन 3 एलिमेंट्स में से जो आपने 2 एलिमेंट्स लेने हैं ना, उनका मास फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड मास। वो कंबाइन करेंगे थर्ड एलिमेंट से, उस थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स्ड होगा। मिसाल के तौर पर आपने कंपाउंड ए और कंपाउंड बी और कंपाउंड आपने सी ले लिया, तो इन 2 एलिमेंट्स में से मास वेरिएबल होगा, तीसरे का जो इसका मास वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो 2 एलिमेंट्स का जो मास जो वेरिएबल होगा इस तरह होगा, ए वेरिएबल ये सी के साथ रिएक्शन करेगा, बी वेरिएबल आगे ये भी किसके साथ रिएक्शन करेगा, सी के साथ, ठीक है। When 2 elements combine with third element independently, ये देखें A और B 2 एलिमेंट्स हैं, ये तीसरे एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं C के साथ इंडिपेंडेंटली। C का मास क्या है, फिक्स्ड है, A और B का जो मास है वो फिक्स्ड नहीं है। Then the mass ratio is small whole number in which they combine with third element। तो ये जो एलिमेंट A और एलिमेंट B ये जो C के साथ आपस में मिल रहे हैं, इनकी जो रेशो होगी, इनकी रेशो और दूसरी कौन सी रेशो, इसी A और B का आपने आपस में भी रिएक्शन करवाना है। तो बदले में आपको क्या प्रोडक्ट हासिल होगा, AB, यानी A और C जब मिलेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा AC, B और C मिलेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा BC। और इसी तरह आपने AB का भी आपस में रिएक्शन करवाना है। तो AC, AB, BC
इनके जो आपने फिर एट द एंड आपने जो उनकी रेशियो निकालनी है ना, वो भी क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। इसका ज़रा एग्जांपल से हम दोबारा समझ लेते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर कार्बन, ऑक्सीजन और आपने क्या ले लिया, सल्फ़र, तीन एलिमेंट्स के आपने क्या बना लिया, ग्रुप। तो इसमें से सबसे पहले होगा क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू SO2। अच्छा देखें, इन तीन एलिमेंट्स में से ना, ये मैंने ले लिए दो एलिमेंट्स, क्या ले लिए जी, दो एलिमेंट्स। गौर से देखें, इधर कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, इधर सल्फ़र का एटॉमिक मास क्या है 32, यानी इन दोनों एलिमेंट्स का, इन टू एलिमेंट्स का क्या है जी, जो आप मास ले रहे हो वो क्या है, वो फिक्स नहीं है, मतलब नॉट फिक्स्ड मास। अच्छा, ये आपने ले लिया। इन्हीं टू एलिमेंट्स को आपने आगे तीसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करवाना है, जिसका मास क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब देखें, ये तीसरा एलिमेंट है आपके पास ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन क्या है आपके पास 32, इधर भी ऑक्सीजन आपके पास क्या है 32, यानी टू एलिमेंट्स जो आपके पास कार्बन और सल्फ़र थे, इनका आपके पास जो मास है ना वो फिक्स्ड नहीं है। लेकिन आपके पास जो ऑक्सीजन है थर्ड एलिमेंट, इसका मास क्या है जी, फिक्स्ड है। पीछे डेफिनेशन अगर आप रिवाइंड करें तो हमने क्या कहा था, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट, व्हेन टू एलिमेंट्स, वो टू एलिमेंट्स जिनका मास क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, विल कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट, और उस थर्ड एलिमेंट का उन दोनों के साथ जो मास है उसकी रेशियो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, कंबाइन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट ऑफ फिक्स्ड मास, देन देयर मास इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। फिर आगे वो हम रेशियो निकालेंगे किसके साथ, एक तो उनकी आपस में, ये जो कार्बन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन ये जो आपस में मिल रहे हैं, तीसरा आपने ये जो जिनका मास फिक्स नहीं है उनको आपस में भी आपने रिएक्शन करवाना है उनका। ये देखें CS2, इसके भी आपने क्या निकालनी है, रेशियो। करना क्या है, एक आप रेशियो निकालोगे कार्बन डाइऑक्साइड की, दूसरी आप किसकी रेशियो निकालोगे जी, सल्फर डाई ऑक्साइड की, तीसरी आप किसकी रेशियो निकालोगे, CS2 की। तो अब आपने करना क्या है, इनके आपने निकालनी है रेशियो, इनके आपने क्या निकालनी है, रेशियो। रेशियो निकालने के बाद अब क्या करोगे, आप देखोगे ये एलिमेंट्स जो कि एक फिक्स्ड एलिमेंट वाले मैस के साथ कंबाइन हो रहे हैं, और यही जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इनके दरमियान जो मैस नंबर की रेशियो होगी वो क्या होगी, स्मॉल होल नंबर। अब इस CO2 में हम सबसे पहले देख लेते हैं CO2 के अंदर क्या है, ज़रा इसको देख लें। उसके बाद फिर हम SO2 में भी देख लेंगे और फर्दर हम CS2 में भी। अब देखें CS2 में हमने देखनी है कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक हो गया जी। ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक मास कितना होता है 16, आपके पास दो ऑक्सीजन 32, 4 से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3/8। ये इसकी ये हमने रेशियो निकाल ली। दूसरी अब आपने रेशियो निकालनी है जी SO2 की, SO2 SO सल्फ़र 32, ऑक्सीजन आपके पास दो 32, तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 1, या इसको आप कह सकते हैं, ये देखें ये इसकी रेशियो। और 1 को हम मोस्टली नहीं लेते, 1 हमें पता ही होती है, जस्ट ये एक रेशियो आ गई। अच्छा, अब इसके साथ अब आप ले लें तीसरी CS2 की रेशियो। CS2 कार्बन सल्फ़र, कार्बन आपके पास है 12, सल्फ़र एक होते 32, दो सल्फ़र हैं तो आपके पास ये हो जाएगा 64, रेशियो आएगी आपके पास 3/16। ये 4 से जब आप डिवाइड करेंगे, या इसको आप लिख सकते हैं 3/16। ये देखें, अब आपने करना क्या है, इन्हीं दोनों रेशियो को आपने क्या करना है, इनका आपस में मुवाजना करना है। तो किस तरह, ये देख लें। अब आप एक हमें क्या हासिल हुई थी 3/8, दूसरी में हासिल हुई थी 3/16। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3/8, इसका अब आपने क्या करना है, मुवाजना करना है, इज़ इक्वल टू 3/16। इसको अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 मल्टीप्लाई 16/3, 3 3 से कैंसिल, 8 2,
तो देखिए आपके पास रेशियो क्या हासिल हो रही है 2/1, या इसको आप लिख सकते हैं 2:1। ये देखें, ये एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आपको हासिल हुई है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट जो हमारा अब लॉ है ना, उसको भी अब हम देख लेते हैं। वो हमारे पास है गैलुसेक लॉ। इसकी फिर हम कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है जी, वो है गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ, गैलुसेक लॉ कहते हैं, वेरी सिंपल। गैलुसेक लॉ कहता है गैस का जो प्रेशर और टेम्परेचर है आपके पास, गैस का प्रेशर और जो टेम्परेचर हैं ये क्या है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा जी, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बशर्ते कि उसमें उसका जो गैस का वॉल्यूम है, गैस का जो क्या है जी वॉल्यूम है, वो क्या रहे, कांस्टेंट, और अमाउंट ऑफ गैस जिसको मोल्स कहते हो वो भी क्या रहें, कांस्टेंट रहें। यानी गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करें KT, तो फिर आगे हम लिख सकते हैं P/T इज़ इक्वल टू K। ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। इसको आगे हम ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर आगे हम इसकी मदद से इसके एक दो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ग्राफिकल इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी। ये आपके पास है प्रेशर, ये आपके पास है टेम्परेचर। जो यूँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। इसको रेज्यूम समझ लीजिए, ये हमारे पास है सिलेंडर, ये लेट्स सपोज इसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, ये लेट्स सपोज ये गैस के क्या है आपके पास, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब होगा क्या, अब गैस का ये जो वॉल्यूम है वो हमने क्या रखा है, कांस्टेंट, और गैस के अंदर जो मोल्स जो है ना, जो मोल्स हैं जो N, और उसका जो वॉल्यूम है ये दोनों हमने क्या रखे हैं, कांस्टेंट। अब होगा क्या, जो आप इसको हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो यही टेम्परेचर क्या करेगा, जो एनर्जी है वो इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देगा। बेसिकली वो एनर्जी किसको ट्रांसफ़र होगी, इस सिलेंडर को, वो सिलेंडर आगे वही एनर्जी आगे किसको ट्रांसफ़र कर देगी, इन गैस मॉलिक्यूल्स को। बदले में उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी कोलिजन बढ़ जाएगी। ये देखें, जब जितना ज़्यादा उनकी कोलिजन बढ़ जाएगी तो इस वाल के ऊपर उतना ज़्यादा इनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। यानी प्रेशर जो है ना वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो हम नोट्स की मदद से इधर देख लेते हैं। ये देखें, इसके आप एग्जांपल नंबर 1 देख लें। वो कह रहा है जी 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गैस का जो प्रेशर है वो है जी आपके पास 2 atm। एट व्हाट टेम्परेचर, आपने क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर इट विल एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 0.5 atm। तो अब आपने इसके ऊपर कौन सा वही गैलुसेक लॉ आपने अप्लाई करना है। क्या है आपके पास, T1 इज़ इक्वल टू P2। ये रिलेशन आप फाइंड आउट उससे कर सकते हैं, वो जो P और T हमने लिखा था। अच्छा जी, अब देखें आपको उसमें प्रेशर उसने कितने दे दिया है, 2 atm। अच्छा जी, आपके पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में। आपने इसको कन्वर्ट करना है जी। हमेशा याद रखिएगा टेम्परेचर आपने गैलुसेक लॉ में किस में लेना है, केल्विन में। तो इसके लिए क्या होगा, केल्विन में लेने के लिए ये जो टेम्परेचर आपको गिवन है इसमें 273.15 इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 70, 80, 85। तो ये सॉरी 88। ये आपके पास क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया 288 केल्विन। अच्छा जी, दूसरा देख लें, ये हो जाएगा P2 आपके पास उसने प्रेशर कितना दे दिया है, 0.75 atm। T2 टेम्परेचर हमने क्या करना है, फाइंड करना है T2। तो अब आप T2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, तो ये हो जाएगा जी
T2 इज इक्वल टू 288.15 मल्टीप्लाई बाई 0.75 डिवाइडेड बाई 2 ATM। तो इसको हम कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं जी क्या आंसर आता है इसका। 288.5 मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आंसर आ रहा है 108.18। टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 108.18। ये आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया इसका। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट लास्ट वो हम देख लेते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। इसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये हमारे पास लास्ट लॉ है, इसका आखिरी लॉ। अच्छा जी, इसको कहते हैं जी एवोगैड्रोस लॉ। दूसरा इसका क्या नाम होगा जी, एवोगैड्रोस लॉ, या इसको कहते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये बहुत ही सिंपल है। ये क्या कहता है, इसको समझ लें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of gas, equal volumes of gases or gas contain same number of molecule। वेरी सिंपल, इसको भी समझ लेते हैं। contain same number of molecule। अब इसको जरा समझ लीजिए। ये लेके हमारे पास कंटेनर है, लेट्स सपोज इसका वॉल्यूम है जी 500 ml। इसके अंदर हमने कौन सी गैस भर दिया है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा जी, ये हमारे पास है दूसरा कंटेनर। अच्छा जी, अब इसमें इसी 500 ml में मैं क्या कर देता हूँ, हाइड्रोजन की बजाय इसमें क्या चीज़ पुट कर देता हूँ, कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड पुट कर देता हूँ। तो होगा क्या, लेट्स सपोज 5 ml इसमें हाइड्रोजन के, लेट्स सपोज इसमें मॉलिक्यूल कितने थे हमारे पास, 6 पॉइंट, लेट्स सपोज 1 मोल ले रहे हैं हम, 6.02 10⁻23, इतने भी इसके अंदर पार्टिकल हैं। अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम इक्वल है, इसमें उसके कितने मॉलिक्यूल होंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर भी कांस्टेंट हो, तो देखें इन दोनों सिचुएशन में गैस का वॉल्यूम क्या है जी, इक्वल है। तो गैस का जो वॉल्यूम इक्वल है, अगर एक गैस के आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो तो दूसरे की भी वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इधर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो इधर भी क्या हो जाएंगे 6.02 10⁻23। ये इसके आगे मज़ीद भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसको देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास है 40 लीटर हाइड्रोजन और उसके अंदर हमारे पास हैं X मॉलिक्यूल। अच्छा जी, अब वो करता क्या है, वो कहते हैं हमारे पास 20 लीटर हीलियम है, उसमें हमें बताएं कितने उसके गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये देखें, आपने वॉल्यूम क्या कर दिया है, हाफ कर दिया। तो वॉल्यूम हाफ करने से उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो गैस का जो वॉल्यूम और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है इस लॉ के हिसाब से। क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना जी। इसको देखिए, 40 लीटर हाइड्रोजन है आपके पास, 20 लीटर हीलियम, तो ये हो जाएगा आपके पास X/2 मॉलिक्यूल। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर आगे वो आपका एग्जांपल दे देता है, 70 लीटर आपके पास है हाइड्रोजन, उसमें दोबारा हम ले लेते हैं X मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसी 5 लीटर हाइड्रोजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यूनिटी मेथड से क्या होगा, 70 लीटर इज इक्वल टू X, 1 लीटर इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाई 70। आपके पास क्या गिवन है, 5 लीटर, 5 लीटर इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाई 70। ये हो जाएगा 5X डिवाइडेड बाई 70।
अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ जी आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।